तारीख 13 दिसंबर 2001 सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था। तभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के पास एक कॉल आता है। कॉल कोई किसी आम इंसान का नहीं बल्कि देश के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का। फोन पर उन्हें जानकारी दी जाती है एक आतंकी हमले की। कोई ऐसा वैसा आतंकी हमला नहीं, इतना बड़ा हमला जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। दरअसल 13 दिसंबर को संसद की कार्रवाई चल रही थी। विपक्ष कफन घोटाले मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहा था। कफन चोर, गद्दी शोर, सेना खून बहाती है, सरकार दलाली खाती है के नारे राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा काट रहे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी तो अपने घरों तक जा चुके थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य सांसद अभी भी संसद में मौजूद थे। तभी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी एक सफेद एम्बेसडर कार लेकर संसद में घुसते हैं। उनमें से एक आतंकी तो खुद को एंट्रेंस गेट के ऊपर ही उड़ा देता है। उसी समय उपराष्ट्रपति के ड्राइवर शेखर राज्यसभा के 11 नंबर गेट के ऊपर राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे होते हैं। गोलियों की बम ब्लास्ट की आवाज सुनकर उनकी नजरें उन तरफ मुड़ती हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, आतंकी अपनी एम्बेसडर कार का एक्सीडेंट उनकी गाड़ी से करते हैं। उतरने के साथ ही वो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं उपराष्ट्रपति के ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए कार के पीछे छुपते हैं। इसी के दौरान उपराष्ट्रपति की जो सुरक्षा कर्मी है मोर्चा संभाल लेते हैं। गोलियों की तड़तड़ आवाज होती सुनकर लाल कृष्ण आडवाणी संसद के बाहर आते हैं। उनको उनके सुरक्षाकर्मी रोक देते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं आतंकी हमले की। लाल कृष्ण आडवाणी फौरन वापिस संसद में चले जाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को इसकी पूरी जानकारी देते हैं। लोग इधर उधर भाग रहे थे। पूरी संसद गोलियों की आवाज से गूंज रही थी। आतंकी AK-47 से लगातार फायरिंग कर रहे थे। स्टार्टिंग में जो वहां सुरक्षा कर्मी है उनको लगा नहीं कि वे आतंकी है, क्योंकि वो सेना की वर्दी में थे, लेकिन बाद में उनकी हरकतों से अंदाजा हो गया कि ये लोग गलत इरादे से आए हैं। उनकी इस कार के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी और होम मिनिस्ट्री का स्टिकर भी लगा हुआ था। संसद में घुसने के बाद आतंकियों की कार 11 नंबर गेट की तरफ बढ़ती है। तभी सुरक्षा कर्मियों को उनके ऊपर शक होता है और उन्हें पीछे लौटने के लिए कहते हैं। इससे गुस्साए आतंकी कार से बाहर निकल के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देती है। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, पूरी संसद में गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी। आतंकी AK-47 के फायर तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ हाथ गोले और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल भी कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने उन 4 सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जिन्होंने उनको रोकने के लिए कहा था। 45 मिनट तक संसद में गोलियों की आवाज सुनाई देती कि ये पहला मौका था जब देश की संसद के ऊपर जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों ने हमला किया। जिसे जो कोना मिल रहा था वहीं छुप रहा था, इधर उधर भाग रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट रिपोर्ट से सामने आया कि कुछ मिनिस्टर ने तो खुद ही AK-47 उठा लिया अपनी सुरक्षा के लिए और तैयार हो गए आतंकियों का सामना करने के लिए। 45 मिनट तक चले इस वाक्य ने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया। CRPF दिल्ली पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल लिया। गेट नंबर 11 के पास से दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। आतंकी लगातार पोजीशन बदल रहे थे। दरअसल आतंकियों का मकसद संसद के मुख्य प्रवेश द्वार को निशाना बनाकर संसद के अंदर घुसना था। उन्हें डायरेक्ट ये कॉल थी, वो भी उनके आकाओं पाकिस्तान की तरफ से जो लोग बैठे हैं उनकी तरफ से ये कॉल थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारो और हो सके तो मिनिस्टर्स को बंदी बनाओ। मेन बिल्डिंग के सभी एंट्रेंस गेट बंद कर दिए जाते हैं और जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो चारों तरफ मोर्चा संभाल लेते हैं, आतंकी को घेर लेते हैं। करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग होती है। सभी आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की एक महिला कांस्टेबल और एक माली और एक फोटो पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट की जो शहीदी होती है इस हमले में। देश की आन बान शान के खिलाफ कोई काम करे, देश की सुरक्षा में कोई सेंध लगाए, ऐसे नापाक इरादों को नाकामयाब करने के लिए हमारी सेना 24 घंटे तैनात रहती है। संसद में हुआ हमला और उसको 45 मिनट में निष्पक्ष कर देना, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देना हमारी सेना की काबिलियत को दर्शाता है। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के नापाक इरादों की इंतहा थी जब भारत में मंदिर कहे जाने वाली संसद के ऊपर ही पाकिस्तान के तरफ से आए जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकी हमला कर देते हैं और इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज करते हैं, ऊपर फायरिंग करते हैं। हालांकि हमारे देश के जो जवान हैं, CRPF के, दिल्ली पुलिस के, आर्मी के, उन्होंने बाखूबी जवाब दिया और आतंकियों को ऑन द स्पॉट शॉट डेड किया, उनको खत्म किया। हमले के बाद में की जाने वाली जांच में पता चला कि जिस कार का इस्तेमाल आतंकियों ने संसद हमले में किया उसमें 30 किलो RDX भी मौजूद था। सोचिए अगर उस RDX से भरी हुई कार में धमाका हो जाता तो हालात कैसे होते। अगर उस RDX का इस्तेमाल दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में होता तो कैसा मंजर होता। बाद में जांच में पता चला कि आखिर वो आतंकी एंटर होने में कामयाब कैसे हो गए। उन्होंने जाली फेक जो पहचान पत्र है वो बनाए, जिसके चलते और एक एम्बेसडर कार और उनको जो होम मिनिस्ट्री का स्टिकर मिला
उसी से वो कामयाब हो सके संसद के ऊपर हमला करने में। जांच की कड़ियां आगे बढ़ती बढ़ती जम्मू कश्मीर और फिर अफजल गुरु तक पहुंचती हैं। अफजल गुरु और उसका एक भतीजा, इन दोनों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है। बाद में उनमें से एक जो आतंकी है कह लो, या फिर एक जो जिसको उठाया था दिल्ली पुलिस ने, उसको तो हमारी कोर्ट बरी कर देते हैं, लेकिन अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद अफजल गुरु को फांसी होती है और अफजल गुरु ये कबूलता है कि जो आतंकी हमला करने आए थे वो पाकिस्तानी थे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कुछ लोग अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे नारे लगाते हैं। कुछ हैदर जैसी मूवी बनाई जाती है ऐसे लोगों के प्रति सिम्पथी दिखाने के लिए। ये बॉलीवुड हमारे कुछ पॉलिटिशियंस, खास करके आजकल आप बयान देख ही रहे होंगे, JNU लगा लो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगा लो, कुछ कांग्रेस के जो इन्होंने इंडिया एक बनाया है संगठन मिलके, उसके लीडर्स की तरफ से देख लो किस तरीके से भारत को तोड़ने वाले बयान है। ये वही लोग हैं जो ये नारे लगाते हैं अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमको चाहिए आज़ादी। जो ये गैंग्स हैं, दुख की बात है आज भी हमारे भारत में बड़े मजे से अपने बयान दे के निकल जाते हैं। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक लिमिट दायरे में रखना भूल गए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुत्ता बिल्ली उठ के देश के खिलाफ बात करे। और जिन आतंकियों ने देश के खिलाफ इतना बड़ा अटैक जारी किया, लॉन्च किया, प्लानिंग करी, उनके साथ ही सिम्पथी जताई। अब आपने सोचना है कि कौन देशभक्त है और कौन देश का गद्दार है। मैं किसी पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा, लेकिन संसद में हुआ हमला और उसके बाद अफजल गुरु की सपोर्ट में जो लोग आए, एक सीख तो हमें देते हैं कि जब जब भारत के ऊपर किसी आक्रमणकारी ने हमला किया है, देश के गद्दारों ने उनके हक में सर जरूर उठाया है। जरूरत है बाहर के साथ साथ हमारे देश के अंदर घुसे हुए कुछ गद्दारों का सर कुचलने की। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि आप जिन लोगों के मैंने शरेआम ठोक के नाम लिए हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ लेके आएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।